उकाड़ा के हल्का PP 187 से आप बतौर मेंबर सूबाई असम्बली इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जबकि आप समेत सैयद गुलजार हसनैन शाह, साबिक़ सूबाई वज़ीर सैयद रज़ा अली गिलानी, साबिक़ सूबाई वज़ीर सैयद शमशाम शाह बुखारी और सरदार शहरयार मोकल समेत सैयद मरातब अली किरमानी भी इसी सूबाई नशिस्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको टिकट देने जा रही है? पंजाबी की मिसाल है, चंगा चंगा हप्पा पैड़ा पैड़ा थू थू। अवामी हलकों में ये तासुर आम है कि आपका राव सफदर अली खान साहब के साथ हल्का NA 137 में पैनल बनने की जो अफवाहें हैं वो ज़ेरे गर्दिश हैं, जबकि दूसरी जानब इसी हल्का से चौधरी औरंगज़ेब जट एक तगड़े उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। आप किसके साथ खड़े? आज हम आए हैं शेरगढ़ में। शेरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हल्का PP 187 सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादात घराने के चश्मो चराग मोहतरम सैयद अली कामरान किरमानी साहब के पास उनके साहबजादे सैयद मोहम्मद शाह किरमानी ने इस्तकबाल किया। क्या हाल है शाह साहब, आपके खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने अपनी इब्तदाई, सानवी और आला तालीम कहाँ से हासिल की? आपके तालीमी कैरियर का कोई खुशगवार वाक़या जिसे याद करके आज भी दिल बाग बाग हो जाता हो? मेरी इब्तदाई तालीम जो थी वो HSN कॉलेज से मैंने शुरू की। पहली कह लें फर्स्ट ग्रेड से या पहली जमात से ले के तकरीबन सीनियर कैम्ब्रिज के, उस ज़माने में सीनियर कैम्ब्रिज मैट्रिक या O लेवल्स A लेवल्स होते थे जी। तो आजकल सीनियर कैम्ब्रिज मैंने सुना है कि नहीं होता, O लेवल्स ही रह गया। तो जब मैं सीनियर कैम्ब्रिज के फर्स्ट ईयर तक HSN में तालीम हासिल की और उसके बाद मैं USA चला गया हायर स्टडीज़ के लिए। बाकी खुशगवार वाक़यात तो बहुत ज़्यादा हैं। एक बता देता हूँ कि मुझे HSN में राइडिंग करने का बहुत शौक़ था। तो मैं राइडिंग कर रहा था तो यकदम जो मेरा घोड़ा था वो रुक गया। तो मैं बड़ा परेशान कि ये रुक क्यों गया जी। और बजाय आगे जाने के उसने पीछे जाना शुरू कर दिया, बैक शुरू जाने कर दिया। मैं बड़ा परेशान कि ये क्यों पीछे जा रहा है। जब मैं पीछे आया तो उधर से एक और घोड़ा या फीमेल हॉर्स वो भी बैक हो रही थी इसी तरह ही, उसके ऊपर भी एक सवार था, मैं भी इस घोड़े के ऊपर बैठा था। तो उन्होंने आपस में ना वो टांगे मारनी शुरू कर दी। उन्होंने टांगे मारनी शुरू कर दी तो मैं और वो जो दूसरा सवार था दरमियान में आ गए। वो कोई टांग मुझे यहाँ लगी, उधर लगी, उसको भी लगी। तो वो चीज़ मुझे आज तक नहीं भूली। इस तरह और भी कई वाक़यात हैं, बैठेंगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा। सैयद अली कामरान किरमानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, गनमैन, गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, कामयाब बिजनेसमैन से अचानक सियासी सफ़र के पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं? देखिए, गनमैन, प्रोटोकॉल, ये कोई मैं पर्सनली तौर पे देखिए मैं तो ना इनका यूज़ टू हूँ, क्योंकि ये मैंने ज़िंदगी में, आप अमेरिका में रहें तो ये चीज़ें ना कभी की हैं ना, लेकिन यहाँ की एक ज़रूरत है क्योंकि यहाँ आपको पता है कि सिक्योरिटी रीजंस भी होती हैं बहुत सी, और हमारे साथ एक दो ऐसे वाक़यात भी हो चुके हैं पास्ट में जिसकी वजह से हमने ये रखा हुआ। लेकिन मैं पर्सनली तौर पर जब निकलता हूँ तो मैं यकीन करें आई फील एम्बेरस्ड कि भी आप जा रहे हैं तो साथ 5 गनमैन खड़े हुए हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम। बाकी रहेगी सियासत की बात जो है वो देखें, मैं कोई सियासत ना को किसी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से या पैसे बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। मैं सियासत सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत करने के लिए, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर बहुत सा वर्क होना चाहिए या उसकी रिक्वायरमेंट है जी जी। तो इसलिए आए हैं ताकि आप अपना जो फेयर शेयर है वो आवाम को दे सकें या उनको टाइम दे सकें। उकाड़ा के हल्का PP 187 से आप बतौर मेंबर सूबाई असम्बली इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जबकि आप समेत सैयद गुलजार हसनैन शाह, साबिक़ सूबाई वज़ीर सैयद रज़ा अली गिलानी, साबिक़ सूबाई वज़ीर सैयद शमशाम शाह बुखारी और सरदार शहरयार मोकल समेत
सैयद मरातब अली किरमानी भी इसी सूबाई नशिस्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको टिकट देने जा रही है? देखिए, ये जितने भी आपने नाम लिए हैं ये मेरे लिए बाइज़्ज़त इज़्ज़त हैं और ये सारे एक सियासी इनके बैकग्राउंड्स हैं और इनका हक बनता है कि वो टिकट की जुस्तजू करें, मेहनत करें। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं इससे क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन बढ़ेगा तो किसी चीज़ में भी अगर किसी किस्म का कंपटीशन होगा तो चीज़ें जो बाहर निकल के आएंगी वो बेहतर होंगी। जी ऐसे। और मैं समझता हूँ कि वो PP 187 के लिए बेहतर होगा, आवाम के लिए बेहतर होगा, क्योंकि हर कैंडिडेट अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा है, बेहतर से बेहतर कर रहा है और बेहतर इस तरह कर रहा है कि वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, लोगों के काम कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है। और डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है कि जितने भी ज़्यादा कैंडिडेट्स हों ये उतना ही खुश आइनी बात है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस कैंडिडेट को टिकट मिले वो अपने साथ बाकी कैंडिडेट्स को भी साथ लेके चले, उनके साथ कम्युनिकेशंस जो हैं ओपन रखे। और क्योंकि हम सारे एक ही पार्टी के हैं और एक ही कश्ती के सवार हैं तो हमें बजाय कि हम एक दूसरे को पुल बैक करें, साथ मिलके चलें। अब टिकट किसको, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जिसको भी टिकट देंगे इंशाल्लाह ताला तो हम इंशाल्लाह उनको फुल सपोर्ट है। हाँ, कोई ऐसी पर्सनैलिटी को टिकट दे दिया जाए जिनका ज़ीरो कंट्रीब्यूशन हो पार्टी के अंदर तो हम भी एहतजाज करेंगे, हम कहेंगे ये कौन सी तब्दीली ला रहे हैं जो कि हमें समझ नहीं आई। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब इस दफ़ा ख़ुद इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह ताला मेरिट पे एक अच्छे कैंडिडेट को देंगे और जिसको भी देंगे मैं समझता हूँ कि बाकी कैंडिडेट भी उनसे अग्री करेंगे कि यार इनको किस वजह से या इनको टिकट देने की क्या वजह थी जिस पे सारे अग्री कर जाएं। तो इंशाल्लाह ताला हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट की उम्मीद है। अवामी हलकों में ये तासुर आम है कि आपका राव सफदर अली खान साहब के साथ हल्का NA 137 में पैनल बनने की जो अफवाहें हैं वो ज़ेरे गर्दिश है, जबकि दूसरी जानब इसी हल्का से चौधरी औरंगज़ेब जट एक तगड़े उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। आप किसके साथ खड़े होंगे? देखें, मैं एज अ कैंडिडेट मैं कोई ये थोड़ी कहूँगा कि मैंने उसके साथ चलना है और उसके साथ नहीं चलना। देखिए, राव साहब भी एक हकीकत हैं, पार्टी का हिस्सा हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके साथ हमारे बड़े पुराने मरासिम में मेरे वालिद साहब की इनके एक्चुअली बड़े भाई राव कैसर अली खान साहब के साथ एक अच्छा उनके साथ ताल्लुक़ रहा है। वो हमारे यहाँ के इलाके के MNA रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो वो हमें उनकी भी सपोर्ट चाहिए। और चौधरी औरंगज़ेब साहब एक नया चेहरा PTI में हैं, एक पॉजिटिव पैगाम लेके आए हैं, हमें उनकी भी ज़रूरत है और हम चाहेंगे कि जिसको पार्टी टिकट दे हम इंशाल्लाह ताला उनके साथ खड़े। एक पैनल जो है हमने अपनी चॉइस से, हमारी चॉइस और हो सकती है, पार्टी की चॉइस और हो सकती है, लेकिन क्योंकि पार्टी का स्टैंस और पार्टी का जो कह लें कि पार्टी पॉलिसी जो नहीं पार्टी की जो हकीकत है वो बहुत बड़ी है बनिस्बत के एक पर्सनल मैं सोचूं कि मुझे क्या सूट करता है। मैंने ये देखना है कि यार मेरी पार्टी को क्या सूट करता है और पार्टी ने आगे हुकूमत बनानी है उसको क्या सूट करता है, तो हम इंशाल्लाह ताला उसके साथ फिर शाना बिशाना खड़े होंगे इंशाल्लाह। आपके सियासी मुखालफिन की जानिब से आप पर रैलियों, जलसे, जुलूसों में लोगों को पैसे देकर लाए जाने का इल्ज़ाम आयद होता है, इस बात में किस हद तक सदाकत है? देखिए, मैं एक सैयद घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जब मैं किसी भी बंदे को या ग्रुप ऑफ पीपल को मैं जब इनवाइट करता हूँ कि आके हमने रैली पे जाना है, देखिए वो मोस्टली ये वो लोग होते हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या वर्कर्स हैं या सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं। जब आप इनको इनवाइट करते हैं और सुबह से लेके शाम तक रैलियों में उनको घुमाते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर मैंने लाहौर जाना है तो रास्ते में अगर मैं कुछ मेहमान नवाजी करता हूँ या उनको खाना खिलाता हूँ या बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो अगर मैं उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता हूँ तो वो मैं अपने पैसों से कर रहा हूँ, तो उस पर किसी को क्या एतराज़ होना चाहिए। मैं तो कभी कभी लोगों की बातें सुन के हैरान होता हूँ, जी वो जी खाना खुआ देता, तो उसमें क्या गलत कर दिया। ना खिलाएं, मिसाल के तौर पर ना खिलाएं तो नेगेटिव वाइब्स जाएंगी कि जी सारा दिन जलील करके तो सानू कुछ खुआया पिया नहीं, पानी नहीं पूछा।
तो ये सर एक रूमर्स हैं, ऐसी कोई इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि हम उनको पैसे दे के बुला रहे हैं। हाँ, उनको हम एज अ जो गेस्ट हैं उनको होस्ट ज़रूर करते हैं। जी। ज़िला उकाड़ा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वर किया जाता रहा। गुज़श्ता दिनों मुस्लिम लीग नून के MNA राव मोहम्मद अजमल ख़ान और साबका MPA मोहतरमा जुगनू मोहसिन किरमानी साहिबा के इख्तलाफात सामने आए हैं। जुगनू मोहसिन किरमानी साहिबा ने हल्का PP 187 से अपने पॉलिटिकल असिस्टेंट को मैदान में उतारा है, जबकि राव मोहम्मद अजमल ख़ान का कहना है कि उनका पैनल सैयद आशिक हुसैन किरमानी साहिब के साथ बनने जा रहा है। इन हालात में आपको सियासी फ़ायदा हो सकता है? देखें, जो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेगा हमारे लिए वो हरीफ हैं, और जितने हरीफ डिवाइडेड होंगे हमें उतना फ़ायदा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो आगे 10 बंदे और खड़े कर दें तो हमें तो इससे फ़ायदा ही है, हमें इसमें कोई नुकसान थोड़ी है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पार्टीज़ में अक्सर ये होता है, ईगोज़ आ जाती हैं, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुहिमबाजी शुरू कर देते हैं। इनके फॉर वट एवर रीज़न ये क्यों हो रहे होते हैं ये बाद में पता चलता है कि यार ये इस वजह से हो रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं ये अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन से पहले मिल बिठा कर इनको पेप टॉक दे के कह लेना थापड़ा मार के वो काम सीधा कर लेती हैं। तो मैं ये मतलब वक्ती तौर पे चीज़ें, लेकिन जब तक टिकट्स अनाउंस नहीं होती या कह लें कि इलेक्शंस जो हैं वो पता नहीं चल जाता कि उम्मीदवार कौन है, तब तक ये सब बातें ही हैं। जी। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें आइन और कानून की बालादस्ती की बातें करती तो नज़र आती हैं। जब भी कोई फ़ैसला आता है, किसी भी सियासी जमात के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला होता है तो वो बाहर जल्द से जुलूस और एहतजाज पे निकल पड़ते हैं। गुज़श्ता दिनों चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? शराजी साहब, इसके ऊपर मैं सिर्फ एक कमेंट करूंगा, वो भी पंजाबी में करूंगा। वो इसलिए क्योंकि वो सबको समझ आ जाएगी। ये एक पंजाबी की मिसाल है, चंगा चंगा हप्पा पैड़ा पैड़ा थू थू, यानी कि जो चीज़ जो फैसला जो आपको सूट करता है वो अच्छा है, जो नहीं करता तो उसके ऊपर शोर मचाना शुरू कर दिया। जी, ऐसे तो ये आप इनकी देख लें, जब रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला और उसने एक फ़ैसला लिया कि भी इमरान खान साहब की हुकूमत बंद ख़त्म करनी चाहिए, तो उस वक़्त तो यही चीफ़ जस्टिस, यही सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी थी। आज उन्होंने आइन की बालादस्ती रखने के लिए इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, या कह लें कि वो इन्फोर्स कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं। तो इसमें दुनिया, मुझे सिर्फ कोई अभी तक ये कन्विंस नहीं कर सका कि भी इलेक्शन क्यों नहीं होने। कोई वजह बता देना कि भी हम इलेक्शन नहीं करवा रहे, इस वजह से नहीं करवा रहे। कोई रीज़न, मतलब आज तक मुझे वो रीज़न नहीं पता चली कि अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं और मैं कैमरे के ऊपर जाके शोर मचा रहा हूं तो मैं कोई रीज़न तो दूंगा ना कि यार हम इस वजह से इलेक्शन। हाँ, आपकी रीज़न ये है कि पैसे नहीं हैं। अच्छा, तो लैपटॉप बांटने के लिए पैसे हैं, PSL करवाने के लिए पैसे हैं, लेकिन अवाम का मैंडेट जो है वो उसके लिए पैसे नहीं। लेकिन पीर साहब, शहबाज शरीफ की जानिब से हमेशा ये कहा जाता है कि लैपटॉप गरीब जो तालिब इल्म है उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं, और मैं हमेशा जो है ना गरीब लोगों को सपोर्ट करने के लिए कोई इकदाम करता हूँ, तो ये गरीब लोगों के लिए वो कहते हैं मैं करता हूँ। मैं इस चीज़ से थोड़ी एतराज़ कर रहा हूँ कि आप गरीब लोगों के लिए कुछ ना करें, लेकिन अगर पाकिस्तान ही नहीं है तो पाकिस्तान की आवाम भी नहीं है। तो आप ये करें कि आप गरीब लोगों का जो उनका हक है, जो इलेक्शन का हक है, वो मार के आप लैपटॉपों में चले जाएं। तो ये कोई सेंस नहीं। मतलब प्रायोरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होती हैं कि यार मैंने पहले अस्पताल बनाना है, ठीक है, ताकि मैं लोगों का इलाज कर सकूं, या मैंने क्रिकेट ग्राउंड बनाना है। जी जी। तो मैं, अगर मेरे पास अथॉरिटी हो तो मैं पहले अस्पताल, क्योंकि जान बचानी पहले ज़रूरी है कि या खेल कूद ज़रूरी है। तो ये प्रायोरिटीज़ हैं। तो मैं तो नून लीग की प्रायोरिटी ये, क्योंकि देखें ये बल्कि बड़ी अच्छी बात की आपने, ये ज़रा सोच देखें कि मैं लैपटॉप बांटूंगा, ठीक है, बांटूंगा मतलब कि ये हुआ कि मैंने हुकूमत के पैसों से लैपटॉप खरीदे, लोगों में बांटे, ताकि मैं नंबर पॉइंट्स स्कोर कर सकूं, मैं अपनी जय जयकार कर सकूं मुस्तकबिल। मतलब अब ये देखें, आटा बांट रहे हैं, ठीक है, बांट रहे हैं, बिल्कुल बांट रहे हैं ना, बांट रहे हैं, फ्री बांट रहे हैं, यानी कि इस चीज़ पे
फोकस नहीं करना। लेकिन सर मैं इस चीज़ के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। अगर आप सस्ता आटा दे रहे हैं, मतलब मुफ्त दे रहे हैं, तो उससे बेहतर ये है कि सस्ता करके लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से आप दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखें, लोग लाइनों में लगे हुए हैं और एक आटे की वो जो पैकेट लेने के लिए एक जान चली जाती है। तो आप सोचें कि आप ये कर क्या रहे हैं, आपको यानी आटा डिस्ट्रीब्यूट करने का आपके पास मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको ये मिसाल दूं कि पैसे मैंने किसी को देने हैं तो वो जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था तो लोगों के अकाउंट्स में चले जाते थे। या कह लें कि अगर क्योंकि डाटा तो है आपके पास, आप अगर उनके अकाउंट्स में पैसे दे देंगे तो क्या होगा, लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं लाइनें लगाऊंगा ना तो मीडिया भी कवर करेगा, शोरो गुल पड़ेगा, लोग कहेंगे ओ जी आटा मिल रहा है। ये सब जो है ना पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं, मशहूरी के, कह लें एडवर्टीजमेंट के। तो ये सर इससे लोगों की इतनी, मैं कहता हूँ कि इज़्ज़त जो है मजरू होती है। लेकिन ये कर रहे हैं क्योंकि ये एक सोच है, ये चाहते हैं कि ये गरीब अवाम कीड़े मकोड़ों की तरह हम इनके लिए हम दे रहे हैं। जैसे वो बादशाही निज़ाम नहीं था कि लाइनों में लग जाओ तो दे दो, ये उस पे चल रहे हैं आज से 500-700 साल पहले जो चीज़ें चल रही जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौरे हुकूमत में रही, उस वक़्त भी महंगाई के जिन पर काबू नहीं पाया जा सका। अब PDM की हुकूमत में आ जाने के बाद हालात मज़ीद बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। क्या इस मुल्क में गरीब पिसने के लिए रह गया? देखें, आप जो गरीब अवाम हैं इनके लिए आप जो मर्ज़ी कर लें, जब तक आप एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करते, यानी कि एनवायरनमेंट टू एक्सेल, यानी एनवायरनमेंट टू डू बेटर इन लाइफ, यानी कि आप उनको ऐसे मौके प्रोवाइड नहीं करते तो अवाम, यस मैं ये आपकी बात ठीक है, वो पिसती ही रहेगी। लेकिन मैं अवाम से मेरा ये सवाल है कि जब तक आप खुद चेंज नहीं लाएंगे, जब तक आप अपनी आप को चेंज नहीं लाएंगे, अपने आप में नहीं लाएंगे, तो अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगर आप वही पुराने सियासतदान दोबारा 30-30, 40-40 साल से जिनको आप लोगों ने ट्राई किया है, इनको रिजेक्ट करें, नए चेहरे लाएं, नए लोगों को ट्राई करें, और इंशाल्लाह ताला चेंज आएगा तो मुल्क में चेंज आएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी रहेगी बात महंगाई की, तो सर महंगाई तो आनी थी क्योंकि कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि जो USA में, जैसे मैं आपको कहूँ, जो दूध की एक कह लें गैलन जो था वो $2 का था, तो अब वो $8 का है, यानी कि वो 4 गुना बढ़ गया। तो महंगाई जो है वो आप ये समझें कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आई हुई है, और वो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोरोना हैं, वो आने ही आने थे। चाहे मैं समझता हूँ चाहे खान साहब भी होते तो ये चीज़ें होनी थी, लेकिन इनको बेटर मैनेज किया जा सकता है, इनको बेहतरीन तरीके, और क्योंकि खान साहब ने क्राइसिस में मुल्क को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया था। क्यों? जब खान साहब ने गवर्नमेंट ली तो तब पाकिस्तान के पास कह लें कि वो दिवालिया ही था। जब चीज़ें बेहतर हुई तो कोरोना आ गया, तो कोरोना के बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए, तो खान साहब ने उसमें भी उसको बहुत बेहतर। ये अभी लास्ट टाइम मिफ्ता इस्माइल का एक टीवी प्रोग्राम पे वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो साबिक वज़ीर ख़जाना है, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है। मतलब अलमिया है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन फिर भी इस तरह की आके जाके प्रोग्राम्स के ऊपर बैठ के बात करना, ये तो मेरा ख्याल है बड़ा एक वो नेगेटिव पैगाम है। देखिए शराजी साहब, आपके इस चैनल से मैं एक और बात कहूँगा, और मैं ये अवाम से भी मुखातिब हूँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट होगी लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं है जी, ठीक है। यानी पाकिस्तान एज अ मुल्क, एज अ कंट्री इज़ नॉट अ डिफ़ॉल्टेड कंट्री। ये एक अमीर कंट्री है, इसको कुछ लोगों ने गरीब बना दिया है या गरीब दिखा दिया है। देखें, पाकिस्तान को अगर मैंने तकरीबन 100 से ऊपर मुल्क जो है ना वो विज़िट किए हैं, जो फैसिलिटीज़, जो नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान में हैं वो अमीर मुल्कों में नहीं हैं। अब अमेरिका ले लें फॉर इंस्टेंस, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ एग्रीकल्चर का कोई निज़ाम ही नहीं है, ना उधर कोई कैनाल सिस्टम है, ना उधर कोई दरियाओं का सिस्टम है, कुछ भी नहीं, वो बारिश पे चलते हैं। तो आप अपने आप को कंपेयर करें उनके साथ, ठीक है। आपके पास तो पूरा एक इरिगेशन सिस्टम है, दरियाओं का सिस्टम है, कैनाल्स का सिस्टम है, आगे खेती। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान
की जो ज़मीन है ये सोना उगलती है, ऐसे ही ठीक है ना। जो गंदम देखते हैं तो मैं तो उसको सोने की तरह देखता हूँ। जिस कहते हैं ना पंजाबी जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने लेकिन हमें मसला ये है कि हम अपने दानों को समझते हैं ये कुछ नहीं है। हमें हमने जब तक यूक्रेन से दाने नहीं मंगाएंगे और कह लें कि अफगानिस्तान हमारी चीनी नहीं जाएगी तो तब तक कोई बीच में ना वो कहते हैं ना वो पैसे नहीं बनेंगे। तो हमने क्या किया है कि हमने कुछ लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, मतलब ज़ाती इंफरादी मफादात के लिए सारा काम हो रहा है। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि मैं क्योंकि एक ज़मींदार का बेटा हूँ, ख़ुद भी ज़मींदार हूँ और आज का नहीं, हम पुश्तों से ज़मींदार हैं। मैं एक छोटा सा रिसर्च कर रहा था कि 2003 या 4 में कह लें कि गन्ने का जो रेट था वो 240 रुपये मन था। दिस इज़ 2004 जी। और 2004 के अंदर जो डॉलर था 57 रुपीज़ का, ऐसे ही है, ठीक है। अगर आप 57 रुपीज़ को और 240 को कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 4 या 5 डॉलर बन जाता है, ठीक है। तो आज का $5 जो है वो तकरीबन 1300-1400 रुपये है, ठीक है। तो यानी कि अगर डॉलर बढ़ा है तो गन्ने की कीमत भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। 1400 रुपये की बजाय हम गन्ना ले रहे हैं, हुकूमत गन्ना ले रही है 300 रुपये पे। 300 रुपये के ऊपर भी शुगर मिल्स वाले पूरे पैसे नहीं देते, वो कहते हैं आज लेने हैं तो 10 रुपये काट लेंगे, ठीक है। जब आप गन्ना देने जाते हैं तो वो 10% वैसे कहते हैं कि जी इसमें ये है, वो काट लेते हैं, ठीक है। फिर जब आपका पैसा वहाँ चला गया तो वो कहते हैं जी पैसे नहीं है, चीनी ले लो। अच्छा चीनी ले लो जी, चीनी दे दो। चीनी भी वो कहते हैं जी रेट जो है वो 105 रुपये है मार्केट के अंदर, नहीं हम तो आपको 125 रुपये पे देंगे। तो 3 जगह कटौती होगी आपकी। गन्ना देते हुए भी चीनी, जब पैसों के बदले चीनी ली तब भी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आप इन रियलिटी 300 रेट था, आपको शायद 250 मिला, ठीक है। अच्छा 250 रुपया यानी कि गन्ना 1400 का होना था, आपको मिले 250 रुपये, ठीक है। अब आप ये कहते हैं कि यार ये जो गन्ना है ये चीनी है मेरी आवाम को चली जाएगी, तो चलो मैं इस कह लें इस धोखे को, इस फ्रॉड को सह लेता हूँ। लेकिन आवाम जिसे एंड यूज़र कहते हैं वो रेट पे कर रही है 110 रुपया। यानी कि जब मुशर्रफ का दौर था वो 18 रुपये पे कर रही थी, 18 रुपये, बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि एंड यूज़र उसी डॉलर की जो रेट के हिसाब से जो महंगाई होनी थी या कह लें कि वैल्यू ऊपर जानी थी वो चली गई। एंड यूज़र भी पैसे ज़्यादा पे कर रहा है, जो ज़िम्मेदार है वो पैसे थोड़े ले रहा है। लेकिन ये जो गैप है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये किधर जा। गुज़श्ता आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात थी, लेकिन इसके बावजूद ज़िला उकाड़ा से एक भी नशिस्त पर कामयाब ना हो सकी। आप क्या समझते हैं कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो पाएगी? देखिए इस दफ़ा मैं क्योंकि पिछली इलेक्शन में मैं यहाँ ख़ुद पर्सनली मौजूद नहीं था, लेकिन जो सुनने में आया, जो देखने में हम बाहर से बैठ के ऑब्ज़र्व करते थे, मैं समझता हूँ कि उसमें एक ही सीट के ऊपर 2-2, 3-3 या 4-4 कैंडिडेट्स थे, तो पीटीआई वर्सेस पीटीआई हो गया, जिसकी वजह से एक तीसरी जमात ने फ़ायदा उठाया। और उकाड़ा में ख़ास करके हुआ ही ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही कैंडिडेट्स जो एस्पायरेंट थे टिकट्स के, जब उनको नहीं मिली या तो वो आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए या उन्होंने किसी और थर्ड पार्टी को एंड अप सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उकाड़ा में बहुत ज़्यादा नुकसान, क्योंकि उकाड़ा देखें ये एक ऐसा शहर है यहाँ लोगों की ईगोज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर पार्टी को एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए कि ये सारे कैंडिडेट्स को बिठाकर इनको आपस में एक पेज पे ले आएँ कि अगर एक बंदे को टिकट तो एक ही है ना, अगर एक है तो दूसरा तीसरा बंदा नाराज़ होगा ही होगा, लेकिन आप उसको किसी तरीके से अकोमोडेट करें, उसके साथ कम्युनिकेट करें। अकोमोडेट का मतलब ये नहीं है कि आप उनको कोई सबज़ बाग दिखाएं, उनकी हकीकत बयान करें, क्योंकि आगे भी इलेक्शंस आने हैं, बल्दियात के इलेक्शंस आने हैं, और भी बड़ी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर पार्टी के ओहदे होते हैं, रिजर्व सीट्स होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ इस तरह के, और ख़ास करके उकाड़ा में आप एक हलका देख लें,
हर हल्के में ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा जी। है और जो कैंडिडेट जिसको टिकट मिल जाए उसको भी चाहिए कि यार वो लेट्स पुट द ईगोज ऑन द साइड और जाके हर एस्पायरेंट के साथ मिल के उनके साथ बाकायदा मीटिंग करे और उनको एक पेज पे लेके आए। तो पिछली दफ़ा जो क्लीन स्वीप होने का वजह यही थी कि पीटीआई वाज वर्सेस पीटीआई। जी, आखिर में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने मुल्क की आवाम को कंग्रेचुलेट करूँगा, मुबारकबाद दूँगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है इससे पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मैं अभी भी ये समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम जो मायूस आवाम है उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि इट्स नेवर टू लेट। ये कभी भी देर नहीं होती किसी चीज़ में, देर आए दुरुस्त आए। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी और पाकिस्तान को हम इंशाल्लाह ताला एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। और मैं ये महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक खान साहब ने जो एक हकीकी आज़ादी की सोच जो अपनी आवाम को दी है, इसने पाकिस्तान की आवाम को उजागर कर दिया है। यानी कि कह लें कि जैसे इल्लामा इकबाल ने अपनी शेर व शायरी के साथ उस ज़माने के मुसलमान को एक अवेयरनेस दी थी, इसी तरह खान साहब ने अपनी आवाम को थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू अपने पैगाम जो, और आप उनके पैगाम को देखें आज से 20-22 साल से अब तक एक कंसिस्टेंटली एक ही बात कर रहे हैं और वो कर करके एक वक्त आया कि आवाम को भी उस चीज़ की समझ आनी शुरू हो गई। तो ये एक बहुत खुशाइनी बात है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कंग्रेचुलेट करूँगा कि उनके जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं, ओहदेदारान, स्टेक होल्डर्स, टिकट होल्डर्स, इन सब ने बड़ी मेहनत की है। मेहनत इस रैलीज़ इन्होंने निकाली, ज़मान पार्क की कॉल्स पे, ज़मान पार्क पे जो इन्होंने ड्यूटीज़ दी, वहाँ लोगों की जो अब लोग जो आते थे उनको उनकी टेक केयर करना, इससे क्या हुआ, एक पब्लिक प्रेशर क्रिएट हुआ और वो पब्लिक प्रेशर जो है वो पूरी दुनिया ने भी देखा, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा, एस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है, जिसकी वजह से आज आपको एक पॉजिटिव साइन मिला है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। जी नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान फ़याज़ शाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हमेशा शादो आबाद रखे। वस्सलाम।